हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज हम क्लास 10th का लेसन 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके राइटर जो हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। तो यहाँ पर जो है आप एक बच्चे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रॉबर्ट ई ब्राइट है। और वो किस तरह से जो है बचपन से जो है वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, और विज्ञान में जो है उनकी, साइंस में जो उनका अलग ही इंटरेस्ट, एक अलग ही रुचि थी। और किस तरह से उनकी माँ ने अहम भूमिका निभाई उनके अंदर ये इंटरेस्ट को और ज़्यादा जो है और ज़्यादा जो है विकसित करने के लिए। तो रिचर्ड ई ब्राइट का जो है किस तरह से बटरफ्लाइज जो कलेक्शन का जो शौक़ था, बटरफ्लाइज किस तरह से वो उन्होंने उसके लिए जो है उस एक इंटरेस्ट ने साइंस के सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सो रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ रिसीव द सरले स्कॉलर अवार्ड एंड द सेहरिंग प्लो अवार्ड फॉर द बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो यहाँ पे जो है रिचर्ड ई ब्राइट को जो है सिरले स्कॉलर अवार्ड और सेरिंग प्लग अवार्ड जो है वो मिले थे इनको बायोकेमिस्ट्री में एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और किस तरह से इट वाज हिज फैसिनेशन यानी इंटरेस्ट, उनके इस इंटरेस्ट फॉर बटरफ्लाइज, जो उनका बटरफ्लाइज कलेक्शन का जो शौक़ था, किस तरह से उन्होंने जो है उनके जो है साइंस के दरवाजे खोल दिए, किस तरह से उनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ बचपन से लेके बड़े होने तक। तो ये जो पूरा उनकी जो जर्नी है ये बताई गई है। तो यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट में फर्स्ट करेंगे हम, यहाँ पे सीखने वाले हैं हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में उनकी माँ ने जो एक बुक ला के दी थी, किस तरह से वो एक टर्निंग पॉइंट बनी। एंड हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उनकी माँ ने जो है उनकी कैसे इसमें हेल्प की। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स। सिर्फ 22 साल की उम्र में जो है एक फॉर्मर जो है स्काउट ऑफ द ईयर, उसने जो है पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया, एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी अपनी इस थ्योरी से कि सेल्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो यहाँ पे द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस जो है ये काफ़ी जो है इसके अंदर जो इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा रिचर्ड ई ब्राइट और उनके जो कॉलेज मेट्स थे उनके साथ मिलकर, और इसके अंदर जो है इनका ये आर्टिकल जो है वो छपा, जिस पे उन्होंने थ्योरी लिखी थी जो सेल्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम this important scientific journal had ever published the work of college students. और ये जो बहुत ही ज़्यादा जो है साइंटिफिक ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो आर्टिकल है वो इस साइंटिफिक जर्नल में जो है वो पब्लिश हुआ। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। और ये ऐसा था जैसे कि आपने जो है होम रन बना लिया हो, और वो भी सिर्फ 15 एज में। तो ये जो है कंपैरिजन किया गया कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक कॉलेज गोइंग बॉय का जो है आर्टिकल जो है द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में जो है वो प्रिंट हुआ। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और जो रिचर्ड ई ब्राइट है उनका ये जो जर्नी है वो शुरू हुआ था बटरफ्लाइज की कलेक्शन के साथ। An only child, E. Bright grew up north of Reading, पेनिनसुला। तो जो है वहाँ पर जो है पेंसिल्वेनिया में जो है यहाँ पे ई ब्राइट जो है वो एक लौते बेटे थे जो है नॉर्थ ऑफ रीडिंग में जो है पेंसिल्वेनिया में जो पैदा हुए थे। एंड देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ ऐसा करने लायक बहुत ज़्यादा नहीं था जो मैं वो कर सकता था। आई सडनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। मैं अकेला जो है कहीं पर फुटबॉल या जो है इस तरह की जो गेम्स हैं वो नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ कर सकता था, वो क्या थी? कलेक्ट थिंग्स, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को जो है संग्रह करने का जो है उन्हें बहुत शौक था। सो ही डिड, एंड ही डिड ही एवर बिगनिंग इन किंडरगार्टन। सो किंडरगार्टन से ही जो है नर्सरी केजी एलकेजी वगैरह जो है प्ले ग्रुप से ही जो है उनका अंदर जो है किंडरगार्टन से ये जो शौक़ था वो जागा हुआ था कि वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे। एंड ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज़। और इसी डिटर्मिनेशन से जो है उन्होंने जो है बटरफ्लाइज की कलेक्शन करनी जो है वो शुरू की।
ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस, और इसके अलावा जो है बटरफ्लाइज के अलावा उन्होंने रॉक्स जो हैं, फॉसिल्स हैं और क्वाइंस हैं, उनको भी इकट्ठा किया था. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, और कभी कभार तो वो इस तरह से जिज्ञासु है, खगोल शास्त्री भी बन जाते थे और पूरी पूरी रात जो है वो तारों को देखा करते थे. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, और जो है ऐसा ही वो जो हमेशा करते थे. जब वो पहली कक्षा में पढ़ते थे तो उनके मन में जो है ड्राइवरी सीखने की जिज्ञासा जो है वो हुई, ड्राइविंग सीखने की. एंड ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनकी जो माँ थी वो भी जो है हमेशा उन्हें एनकरेज करती थी, उन्हें उत्साहित करती थी नई नई चीज़ें सीखने में. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें जो है सफ़र पे, ट्रिप्स वगैरह पे ले जाती थी. बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज. और जो है उन्हें ट्रिप्स पर ले जाना, टेलीस्कोप खरीद के देना, माइक्रोस्कोप, कैमरा खरीद के देना, माउंटिंग मटेरियल्स हो गया, और जितने भी इक्विपमेंट्स के माउंटेन चढ़ने के लिए भी जितने इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब उनको दिलाती थी. एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और जिस तरह से वो उनकी हेल्प कर सकती थी वो हमेशा करती थी. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, और उनकी माँ ने कहा भी कि जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं करा था सिर्फ और सिर्फ मैं ही जो थी उनकी एक लौती जो है वो कंपेनियन थी, यानी कि उनकी फ्रेंड थी, उनके साथ जो है खेला करती थी, उन्हें नई नई चीज़ें सिखानी. आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन करा तो धीरे धीरे जो है उनके जो है फ्रेंड्स भी जो है वो घर आने लगे. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, रात को जो है फिर से माँ और बेटा यानी कि चडी ब्राइट और उनकी मदर जो है एक साथ बैठते थे और थिंग्स को जो है जो भी उन्हें करना होता था वो किया करते थे. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, और रिची जब थर्ड ग्रेड में ही थे तभी जो है उनके पिता की जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी. और उसके बाद जो है रिची जो है उनकी माँ की एक लौती पूरी दुनिया थी. शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. तो उन्होंने कहा कि she and her son spent almost every evening at the dining room table. तो रात के डिनर के टाइम पे जो है हर शाम वो जो है दोनों एक साथ बैठा करते थे. एंड इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कोई काम करने को नहीं है तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं खुद उसके लिए काम लाती थी. नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क यानी कुछ लिखने का या कुछ खेलने कूदने का काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने का काम. हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती है, ही लाइक्ड इट, और उसे वो बहुत पसंद भी था. एंड ही वॉन्टेड टू लर्न, उसका जो नेचर है वो बचपन से ही जो है ऐसे था कि वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते थे. एंड लर्न ही डिड, और वो करते भी थे. ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स में भी उनकी ग्रेड्स हमेशा जो है वो टॉप पर रहते थे. ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, और बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी जो है वो बाकी बच्चों की तरह ही थे. बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में पहुँचे, ई ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. तो उनके होम टाउन के पास में जितनी भी 25 स्पीशीज़ थी बटरफ्लाइज की वो सब जो है कलेक्ट कर चुके थे जस्ट इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सिर्फ सेकेंड ग्रेड में ही थे. अब इसके बाद ये जो स्पीशीज़ हैं उनके नाम दिए गए यहाँ पे कि उन्होंने किस किस तरह की स्पीशीज़ जो है 25 स्पीशीज़ जो है वो कलेक्ट की थी. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, उन्होंने कहा कि शायद मुझे ऐसे लग रहा था कि अब जो मेरी बटरफ्लाई कलेक्शन है वो ख़त्म होने वाली है. अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि उनके एरिया में जो है 25 जो बटरफ्लाई स्पीशीज़ थी वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. तो ये जो उनकी जो माँ है उनके लिए जो है बच्चों की बुक लेके आई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और इस बुक के थ्रू दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. तो यहाँ पे जो है उनकी उस बुक में जो है बटरफ्लाइज के बारे में, मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में जो है वो लिखा गया था. तो मोनार्क बटरफ्लाइज किस तरह से माइग्रेट करती हैं टू द सेंट्रल अमेरिका, और ओपन द ये सब चीज़ें जब उन्होंने उस बुक के अंदर पढ़ी तो उनका जो है बटरफ्लाइज को लेके जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो जागा.
और वो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखना चाहते थे। अब एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और बुक के एंड में जो है लिखा भी गया था कि जो भी इस बुक के जो रीडर्स हैं वो बटरफ्लाइज का माइग्रेशन कैसे होता है इसके बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो दे आर इन्वाइटेड एंड दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज टू फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रीडरिक ए उरकार्ट। फ्रीडरिक ए उरकार्ट जो है डॉक्टर जो है उन्होंने बोला था कि आप बटरफ्लाइज, आपके पास जो बटरफ्लाइज होंगी उनमें जो है आप टैग कर दीजिए। टैग यानी कि उसके जो पंख हैं उनमें जो आप टैग कर सकते हैं। और टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड कनाडा, टोरंटो कनाडा की यूनिवर्सिटी में, एंड ई ब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उरकार्ट एंड सून ई ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। और इसीलिए जो है ई ब्राइट की माँ ने भी जो है क्या किया, उन्होंने जो है डॉक्टर उरकार्ट को जो है लेटर लिखा कि जो है ई ब्राइट जो है वो इंटरेस्टेड है। और ई ब्राइट ने जल्दी जो है क्या किया, जितने भी बटरफ्लाइज के एडहेसिव टैग्स, एडहेसिव होता है कि स्टिकी टैग्स जो है यानी जो चिपकाए जा सके उनके विंग्स के साथ, उन विंग्स जो है मोनार्क्स जो बटरफ्लाइज थे उनके विंग्स में जो अपने टैग्स लगाने शुरू करे। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उरकार्ट। और किसी को भी जो है अगर ये टैग बटरफ्लाई मिलती है तो वो इसे जो है डॉक्टर उरकार्ट के पास भेजें। तो द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो यहाँ पे जो है बटरफ्लाई का जो कलेक्टिंग का जो सीज़न होता है यानी जो इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज आप कलेक्ट कर सकते हो वो गर्मियों के जो मौसम है उसमें आखिर के जो है 6 वीक्स में आप ज़्यादा कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। तो कह रहे हैं कि अगर आप बटरफ्लाइज जो हैं एक एक करके पकड़ने जाओगे भाई तो ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, 6 वीक्स ही थे सिर्फ गर्मियों के सीज़न के। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो ई ब्राइट का जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि मैं पूरा का पूरा फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज यानी झुंड जल्दी से जल्दी जो बटरफ्लाइज का कैसे जो है एक साथ कैप्चर कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज को पकड़ सकूँ। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फीमेल जो मोनार्क है उसको कैप्चर किया, उसको जो है अपने बेसमेंट में ले गए और बेसमेंट में ले जाके वहाँ से उनके एग्स जो हैं एग्स को जो लिया और उनको रेज़ किया, बड़ा किया। और जो पूरी बटरफ्लाइज की जो लाइफ साइकिल है एग से कैटरपिलर से प्यूपा बनना एंड प्यूपा से फिर से एडल्ट बटरफ्लाई जो बनना, तो वो सब जो है उन्होंने खुद देखा। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद क्या करते थे, जब वो बटरफ्लाइज बन जाती थी एग से तो उनके विंग्स को वो टैग कर देते थे फिर से और उन्हें जाने देते थे, उड़ने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या हुआ उनका कि कुछ सालों तक तो जो उनकी बेसमेंट है वो तो बिल्कुल थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स बटरफ्लाइज जो है वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो उनकी बेसमेंट जो है वो भर गई, जिसके अंदर जो है डिफरेंट स्टेजेस में जो है बटरफ्लाइज जो है वो होती थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टेंडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। तो इसके बाद जो है ई ब्राइट कहते हैं कि जो है इतना सब इकट्ठा करने के बाद बटरफ्लाइज उनका पूरा लाइफ साइकिल देखने के बाद उनका जो इंटरेस्ट है इसमें जो है वो ख़त्म होने लगा और वो उन्हें जो अब ये बहुत ज़्यादा जो है लगने लगा कि ये जो है यूज़लेस है। अब क्यों है यूज़लेस? इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लव ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। क्योंकि उन्होंने कहा कि ना इतनी सारी बटरफ्लाइज जो मैंने टैग करके जो उधर भेजी थी उसमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज जो हैं रिकैप्चर दोबारा पकड़ी गई एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो मेरे घर से 75 माइल्स के जो है दायरे के अंदर ही थी बटरफ्लाइज, यानी जो बटरफ्लाइज उन्होंने टैग करके उड़ाई भी थी वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। अब इसके बाद Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। इसके बाद जो है उनके वहाँ पर जो है काउंटी साइंस फेयर हुआ और उसके अंदर जो है कंपटीशन भी हुआ और वो कंपटीशन ये हार गए। जो फर्स्ट कंपटीशन था 7th ग्रेड में जब ये थे तो वहाँ पे वो जो कंपटीशन हारे, लेकिन वहीं से जो है उन्हें जो है
रियल में सीखने को मिला कि एक्चुअली में साइंस है क्या. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. ई ब्राइट सेड, ई ब्राइट ने बोला भी कि जब मैं पहले साइंस फेयर में गया, काउंटी साइंस फेयर में गया, तो वहाँ पर जो है हर एक बच्चे को कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर मिला. सिर्फ मैं ही एक ऐसा था जिसे कुछ नहीं मिला, जो हार कर बैठा हुआ था. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़ विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. और वहाँ पे ई ब्राइट की जो एंट्री थी, उन्होंने जो है फ्रॉक के जो है स्लाइड्स के ऊपर जो है टिश्यूज़ दिखाए थे माइक्रोस्कोप में. तो ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. तो उन्होंने वहाँ पे जो है क्या देखा, जो विनर्स थे, जितने भी जो वहाँ पे बच्चे जो जीते थे, उन्होंने जो है रियल लाइफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दिखाए थे. ऐसे नहीं किया था कि बस सीधा एक फ्रॉक का टिश्यू है और उसे माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे रखा और जस्ट शो कर दिया. तो जो है ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अपीयरिंग. अब जो है ऑलरेडी उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है, कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन करने की जो है उनके अंदर और ज़्यादा भावना आ गई, कि उन्होंने कहा कि ठीक है इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ही. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. तो उनके अंदर अब इनको ये हिंट ज़रूर मिल गया कि अब जो है नेक्स्ट ईयर जब मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो मैं भी कोई जो रियल में मैंने जो एक्सपेरिमेंट करा होगा साइंस में, वही लेकर जो है इस कॉम्पिटिशन में आऊँगा. ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. तो उन्होंने कहा कि मुझे जो सब्जेक्ट जो अभी सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसकी जानकारी है, जो मैं पिछले कुछ सालों से कर ही रहा था, वो था इंसेक्ट्स पे वर्क कर रहे थे वो. तो उन्होंने कहा कि मैं इसी के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो करना चाहूँगा. सो ही रोट टू डॉक्टर उरकार्ड फॉर आइडियाज़ एंड बैक came a stack of suggestions for experiments. तो उन्होंने जो है डॉक्टर उरकार्ड को आइडियाज़ के लिए एक लेटर लिखा कि उन्हें आइडियाज़ बताइए कि इसमें क्या वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है. और उनके पास जो है वापस जब आए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के उनके पास सजेशंस थे कि इन चीज़ों पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दोज केप्ट ई ब्राइट बिजी all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. और जो है वो जो आइडियाज़ उन्हें जो मिले थे उनसे जो है वो पूरे हाई स्कूल में जो उन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर जो है काफ़ी बिजी रहे. और यही एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आगे चल के उन्हें प्रोजेक्ट्स में, काउंटी में और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स तक जो है उन्हें वो ले गए. अब इसके बाद क्या हुआ, फॉर हिज 8th grade project, E. Bright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो इसके बाद जो है उन्होंने अपनी जब 8th grade में थे तो उन्होंने ई ब्राइट ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि वो वायरल डिसीज़ का पता लगाएंगे जिसकी वजह से जो है हर साल जो है काफ़ी जो है मोनार्क कैटरपिलर्स जो है वो मारे जाते हैं. तो वायरल डिसीज़ के बारे में जो है वो पता लगाना चाह रहे थे. ई ब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. तो ई ब्राइट ने सोचा कि हो सकता है बीमारी बीटल्स के थ्रू आती हो. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को जो है बड़ा करना शुरू किया. और किसकी प्रेजेंस में, बीटल्स की प्रेजेंस में, देखने के लिए कि वाकई में ये जो वायरल डिसीज़ है क्या ये बीटल्स के थ्रू आती है. आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड. तो उन्होंने वहाँ पे कैटरपिलर्स को भी रखा, बीटल्स को भी रखा, लेकिन उन्हें जो है रियल रिजल्ट्स नहीं मिले. यानी जो अभी तक जो चला आ रहा था कि हाँ बीटल्स के थ्रू शायद उन्हें वायरल डिसीज़ होता है, इस वजह से कैटरपिलर्स की मौत होती है, तो ऐसा कुछ उन्हें प्रूफ मिला नहीं. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वन. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है हार नहीं मानी और उन्होंने जो है इसी एक्सपेरिमेंट के साथ जो उन्होंने कि भाई मैंने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, वो आगे बढ़े और जीते भी. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइजराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. वाइजरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. तो यहाँ पे जो है अगले साल उन्होंने साइंस फेयर में जो है प्रोजेक्ट में अपनी टेस्टिंग की थ्योरी जो थी, वाइजरी बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, यानी उनकी हूबहू उनकी नकल करती हैं. द थ्योरी वॉज दैट Viceroys look on the other hand do
like monarchs. Viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो वाइसरेज थे वो मोनार्क की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट लाइक टू बर्ड्स। जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाना पसंद नहीं करते, वो वाइसरेज को खाना पसंद करते हैं। इसलिए जो है वाइसरेज जो है किसकी तरह दिखने की एक्टिंग करती है, मोनार्क्स की तरह। तो वाइसरीज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि वाइसरीज बर्ड्स को टेस्टी लगती हैं। तो वाइसरीज क्या करती हैं, अपनी जान बचाने के लिए जो है वो दिखती हैं किसकी तरह, मोनार्क्स की तरह। तो ये जो है उनकी थ्योरी थी, ताकि उनकी जान बच सके, क्योंकि वो मोनार्क्स बर्ड्स को अच्छे नहीं लगते। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए उन्होंने जो है ये थ्योरी जो निकाली कि जितना वो मोनार्क की तरह वाइसरीज जो हैं, जितना वाइसरी जो है वाइसरा जो है जितना मोनार्क की तरह दिखेगा, उतना ही जो है वो बर्ड्स का डिनर बनने से बचेंगे, बर्ड्स का खाना बनने से बचेंगे। क्योंकि मोनार्क की तरह अगर दिखेंगे तो बर्ड्स को मोनार्क जो है वो खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब Ebright का जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि क्या ये बात सच है, क्या बर्ड्स मोनार्क्स को खाना पसंद नहीं करते। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो स्टार्लिंग जो है ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बर्ड, ये भी एक तरह का बर्ड है स्टार्लिंग। तो उन्होंने देखा कि जो वैसे तो बर्ड्स जो हैं मोनार्क्स को खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो स्टार्लिंग बर्ड जो है ये जो है ऑर्डिनरी बर्ड्स को, ऑर्डिनरी बर्ड फूड जो है वो खाना पसंद नहीं करते। इट वुड ईट ऑल दी मोनार्क्स इट कुड गेट। और स्टार्लिंग एक ऐसा बर्ड है, अगर उसे जितने मोनार्क्स मिल जाए ना वो सभी मोनार्क्स को खा जाए। So Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो उनका जो ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें ये था कि पहले कहते थे कि Ebright said कि लेटर, बाद में उन्होंने बोला कि रिसर्च में कि द अदर पीपल शो दैट वाइसरीज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, कि हाँ बाकी लोगों ने शो किया था कि वाइसरीज जो हैं हो सकता है मोनार्क्स को कॉपी करते हों अपने आप को बचाने के लिए। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इनका, इन्होंने जो है जूलॉजी में फर्स्ट डिवीज़न आई इनकी इस प्रोजेक्ट की, और थर्ड डिवीज़न इन्होंने साइंस फेयर में इस प्रोजेक्ट के साथ हासिल की। इन द सेकेंड ईयर in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. तो इन द सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल, अब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, एंड रिचर्ड ई ब्राइट ने क्या किया, बिगेन द रिसर्च, उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। जो वो डिस्कवरी, जो उनकी रिसर्च है वो उन्हें जो है एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन्स तक ले गई। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और सेल्स कैसे वर्क करते हैं, इनडायरेक्टली ये जो थ्योरी, अब जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया था ये सेल्स तक उन्हें ले जाएगा। तो द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जो वो क्वेश्चन जिसका वो जवाब ढूंढने की जो कोशिश कर रहे थे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो दैट क्वेश्चन वॉज कि जो मोनार्क प्यूपा है उनकी जो विंग्स हैं उसके ऊपर 12 जो हैं टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे गोल्ड स्पॉट्स जो हैं वो 12 जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इनका पर्पस क्या है, वो क्यों होते हैं वहाँ पर। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, ई ब्राइट सेड। ई ब्राइट ने बोला कि हर कोई ये एज्यूम करता है, हर कोई ये मानकर चलता है कि जो बटरफ्लाइज हैं, जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, उनकी बॉडी पर ये जो सर्कल जैसे ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ये जस्ट ऑर्नामेंटल है, यानी उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हैं, उनकी क्या कि बटरफ्लाइज जो हैं वो ब्यूटीफुल दिखें। तो ई ब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्खाट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर उर्खाट ने जो है ये चीज़ को जो है बिल्कुल यकीन नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं ये क्यों हैं, गोल्ड स्पॉट्स हैं ये क्यों हैं, ई ब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो उसके लिए क्या किया, ई ब्राइट और उनके साथ जो बाकी के जो अच्छे साइंस स्टूडेंट्स थे
उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे डिवाइस, ऐसे औजार तैयार किए जो शो कर सकें कि दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि वो जो 12 स्पोर्ट्स हैं ना वो उनके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। और वो हार्मोन्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो बटरफ्लाई है वो पूरे तरीके से डेवलप हो सके। तो दिस प्रोजेक्ट वॉज ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब इसमें क्या हुआ, जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने शो किया कि वो जो 12 स्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं है, यानी सिर्फ उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो जो है उनमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि बटरफ्लाईज जो है पूरे तरीके से डेवलप हो सके। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसने फर्स्ट प्राइज़ लिया उनका, फिर से काउंटी फेयर में, जो साइंस का वहाँ फेयर मेला लगता था, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जीतने के साथ साथ उनकी जो है इस एक्सपेरिमेंट को इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिल गई, एंड देयर ही वन द 3rd प्राइज़ फॉर जूलॉजी। और वहाँ पे उन्हें जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए 3rd प्राइज़ मिला। एंड ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो उन्हें जो है इस 3rd प्राइज़ उन्हें जूलॉजी में मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एंड इसी के साथ उन्हें चांस मिल गया गर्मियों में जो है एंटोलॉजी लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जहाँ पे इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडीज़ की जाती हैं, उस लैब में काम करने का, लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की। As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiments on the monarch pupa. अब वो हाई स्कूल में जूनियर की तरह जो है रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना जो मोनार्क प्यूपा पर जो एक्सपेरिमेंट्स उनको कंटिन्यू रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस साल उनके इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इसकी वजह से जो है उन्हें जो है एक बार फिर से आर्मी लेबोरेटरी में जो है गर्मियों में जो है काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अपने सीनियर ईयर में जो है अब वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब जो है वो एक स्टेप आगे कैसे बढ़ गए कि उन्होंने जो है ही ग्रू सेल्स फ्रॉम द मोनार्क्स विंग्स, जो मोनार्क्स के विंग्स जिसमें वो शुरू में पहले टैग लगा के बटरफ्लाइज में विंग्स में टैग लगा के भेजते थे, अब उन मोनार्क्स के विंग्स के थ्रू उन्होंने जो है सेल्स को ग्रो किया और एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, कि यही सेल्स जो है आगे डिवाइड होके और बनते रहेंगे और एक नॉर्मल बटरफ्लाई में बटरफ्लाई विंग में जो है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन कब चेंज होंगे? ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। लेकिन कब वो होंगे बटरफ्लाइज बनेंगे? जब जो है उन्हें हार्मोन्स जो है मिलेंगे, जो ये गोल्ड स्पॉट्स से जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर उन्हें वो दिए जाएं तो वो जो सेल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो दैट प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्राइज़ फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अगेन इंटरनेशनल फेयर में जो है अगेन उनके इस प्रोजेक्ट को जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला। एंड ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन्हें फिर से फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो इसके बाद जो है फिर से जो है समर्स में, गर्मियों में जो है उन्हें जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आगे फिर से उन्हें आर्मी लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला एंड एट दी लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जो है लेबोरेटरी US डिपार्टमेंट में जो है वहाँ पर भी जो है इन्हें और एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। अब जितने एक्सपेरिमेंट्स उन्हें करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी लेबोरेटरी मिलेंगी उन्हें तो उतने अच्छे जो है आगे जो है वहाँ पे उनको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिलेंगे अपने एक्सपेरिमेंट को और सक्सेसफुल करने के लिए। सो द फॉलोइंग समर, अब जो अगली गर्मियाँ जो आ रही थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, E. Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। अब उन्होंने क्या किया आगे जो है, अब जो एग्रीकल्चर जो लेबोरेटरी है वहाँ पर जो है वहाँ गए
और उन्होंने अपने जो हार्मोन्स, जो गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन्स है वो कर रहे थे, उस पर और ज़्यादा डीपली उन्होंने जो है काम करना शुरू किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो लेबोरेटरी में जो है इतनी अच्छी क्वालिटी के कॉस्टली जो है इंस्ट्रूमेंट थे उनका यूज़ करते हुए, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर जो है, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए थे अपने एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से डिटेलिंग में देखने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस करा, हार्मोन्स का जो उन्हें केमिकल स्ट्रक्चर है वो दिखा, यानी कि हार्मोन्स का जो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर जो है फोटोज़ वो उन्होंने देखी। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, कम से कम 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, Ebright got the idea for his new theory about cell life। और उसके 1.5 साल के बाद जो है ईब्राइट को जो है सेल लाइफ के बारे में एक नई थ्योरी पता चली। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। अब ये जो केमिकल स्ट्रक्चर के जो उन्हें पता चला था कि हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो 1.5 साल के बाद जब वो एक बार फिर से जो है हार्मोन स्ट्रक्चर्स का एक्सरे वगैरह देख रहे थे, तो उन्हें जो है वहाँ पर और एक नई थ्योरी पता चली सेल्स के बारे में। When he saw those photos, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फोटोज़ को जो है बहुत ध्यान से देखा। Ebright didn't shout, और जब इतना ज़्यादा उन्होंने बहुत एक्साइटेड हुए, लेकिन एक्साइटमेंट में जैसे होता है ना कि आप लोग कोई सी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हो और वो मिल जाती है तो आप कभी यस हो गया, आई हैव गॉट, मुझे मिल गया, इस तरह से चिल्लाते हो। लेकिन Ebright ने बिल्कुल अपने मुंह से कोई वर्ड नहीं बोला कि ही डिडंट शाउट, ना तो वो खुशी में चिल्लाए यूरेका कि मैंने कर लिया है, और इवन आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स। लेकिन उन्हें ये विश्वास हो गया कि उन्होंने जो इंसेक्ट हार्मोन से जो अपनी खोज शुरू की थी, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स। तो बायोलॉजिकल जो पजल्स हैं उनमें से उन्होंने एक पजल को जो है इन फोटोज़ के थ्रू सुलझा लिया। वो पूरे कॉन्फिडेंट थे। एंड हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो जो डीएनए कैसे जो है, सेल्स और डीएनए का क्या रिलेशन है, ये सब जो है उन्होंने इसके थ्रू देखा। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, कि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल के न्यूक्लियस में फाइंड आउट होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और वो जो है हेरिडिटी जो है वो कंट्रोल करता है। हेरिडिटी यानी कि जो पीछे से जो है वो क्वालिटीज़ जो अपने पेरेंट्स से जो है आगे बच्चों को मिलती हैं। तो किस तरह से डीएनए इन सब चीज़ों को जो है इन सेल्स में जो है वर्क करता है, किस तरह से न्यूक्लियस ऑफ सेल में डीएनए पाया जाता है, तो इन्होंने जो है ये फाइंड आउट किया। एंड इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और इससे जो है पता चला किस तरह से सेल्स बनते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और डीएनए जो है लाइफ का जो है ब्लूप्रिंट जो है साबित हुआ यहाँ पर। तो Ebright एंड हिज कॉलेज रूममेट James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। अब Ebright और उनके जितने भी जो कॉलेज के जो रूममेट थे जो उनके साथ रहते थे, जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात जो है ड्राइंग्स की, इन पिक्चर्स की, और उन्होंने जो है प्लास्टिक के मॉडल्स भी बनाए मॉलिक्यूल्स के, टू शो कि ये कैसे होता है। एंड टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और बाद में उन्होंने मिलकर जो है इस थ्योरी को जो है पेपर पर लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड Ebright ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। और जो बहुत हैरानी की बात है कि रिचर्ड Ebright जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, उन्होंने जो है हाईएस्ट जो है वहाँ पे ऑनर भी जो है सम्मान भी हासिल किया। एंड सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। तो 1510 स्टूडेंट्स में थे, वो सेकंड पोजीशन पर भी आए। Ebright वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और जो है अभी भी Ebright जो है उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो है आगे कंटिन्यू रखी, अपना जो है आगे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। एंड देयर ही बिकेम डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है जारी रखा अपनी थ्योरी पे टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, क्योंकि अगर उनकी थ्योरी जो उन्होंने अभी तक जो डीएनए के बारे में जो थ्योरी और सेल्स कैसे वर्क करते हैं, अगर वो उसको प्रूफ कर पाते हैं तो इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो ये जो है लाइफ का प्रोसेस, किस तरह से लाइफ जो है बनती हैं,
किस तरह से हेरिडिटी आती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ये साइंस की दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा जो है स्टेप, एक नया कदम, एक नई जो है जागरूकता आएगी. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज. और इसकी वजह से जो है कई तरह की बीमारियां जैसे कैंसर और बीमारियां जो है उनको जो है आगे किस तरह से उनको प्रिवेंशन यानी किस तरह से इलाज किया जाए, इसके बारे में भी जो है आइडियाज़ मिल सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, और ये सब हो पाया बिकॉज ऑफ ई ब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. तो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो उनके अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी साइंटिफिक, उसी की वजह से जो बचपन से उनके अंदर थी, तभी ये पॉसिबल हो पाया. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस of the sports on the monarch pupa eventually led him to his theory about the cell life. और कहाँ उन्होंने जो है मोनार्क में जो प्यूपा स्पोर्ट्स जो उनके ऊपर जो गोल्ड कलर के स्पोर्ट्स हैं, जो 12 स्पोर्ट्स हैं, उससे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था. और वो एक्सपेरिमेंट उन्हें करते करते वो एक्सपेरिमेंट जो है आगे आगे कहाँ जो है सेल्स के बारे में जो है ले आया, सेल्स की जानकारी तक पहुँचा दिया उस एक्सपेरिमेंट ने जो उन्होंने शुरू किया था 12 गोल्ड स्पोर्ट्स के साथ. रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. तो रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो शुरू से इंटरेस्टेड थे साइंस में. कब से? जब से फर्स्ट क्लास से उन्होंने जो है बटरफ्लाइज, तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बस उसी चीज़ में ही लगे हुए थे बचपन से कि अगर बटरफ्लाइज कलेक्ट करें तो एक ही काम, वो अपने बाकी के इंटरेस्ट भी जो है वो पूरे करते थे. ई ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर. वो बहुत अच्छे डिबेटर थे. एंड द पब्लिक स्पीकर, पब्लिक में बहुत अच्छे से बोलना, वक्ता बहुत अच्छे थे. एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन. जैसे और बाकी के लोग होते हैं उनकी तरह ही जो है बहुत अच्छे हर चीज़ में थे. एंड ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. और वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, स्पेशली जो नेचर, प्रकृति से या साइंस एग्जीबिशंस के जो ज़्यादा करीब हैं उन चीज़ों की जो है वो फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद करते थे. इन हाई स्कूल Richard E. Bright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. तो उनके लिए लर्निंग उनके लिए काफ़ी इजी थी और वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड भी थे बहुत ज़्यादा. और जो है डिबेटिंग वगैरह, मॉडल्स यूनाइटेड नेशंस क्लब में हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये सब उनका जो है लाइफ का हिस्सा था. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए व्हीलर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर. तो रिचर्ड ए व्हीलर जो है उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, जो उन्हें बहुत एडमायर करते थे, उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, प्रशंसा करते थे. एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स. और जो है वो उनके एडवाइज़र भी थे, सलाह भी देते थे. मिस्टर व्हीलर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. और ई ब्राइट जो है बोलते हैं कि मिस्टर व्हीलर जो है उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन थे उस टाइम पे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. ई ब्राइट साइड वही, जब भी मैं कोई नया आइडिया लेके जाता था तो मेरे वो जो एसएसटी के जो प्रोफेसर थे सोशल साइंस के, मिस्टर व्हीलर, वो जो है उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते थे, जिससे मुझे हौसला मिलता था कि मैं अब इस चीज़ पे जो है और ज़्यादा आगे जो है एक्सपेरिमेंट्स करूँ. तो रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर व्हीलर सेड. मिस्टर व्हीलर भी बोलते हैं कि रिचर्ड कोई भी काम हो उसके अंदर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कि औरों से अलग, औरों से एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूँ, वो ये ज़रूर करते थे. वट प्लीज मी वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. और मिस्टर व्हीलर बोलते भी हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में होती थी कि ये जो इंसान है, ये जो बच्चा है, ये पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने बटरफ्लाइज के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी 3-4 घंटे अपने डिबेट एज अ कॉम्पिटिशन्स के लिए, डिबेट्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो है वक्त निकाल लेता था. यानी पूरे दिन जो है उनकी मेहनत जो है वो करते रहते थे. तो रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव तो वो बचपन से ही थे. उनके अंदर जीतने की जो इच्छा थी, सिर्फ जीतने के लिए वो सोचते नहीं थे बल्कि मेहनत भी करते थे. तो वो कॉम्पिटिटिव शुरू से ही थे. मिस्टर व्हीलर कंटिन्यूड. मिस्टर व्हीलर इसके आगे बताते हैं, बट नॉट इन बैड सेंस. तो कॉम्पिटिटिव थे लेकिन बुरे सेंस में नहीं, एक अच्छे सेंस में. बुरे सेंस में होता है कि आप कॉम्पिटिटिव हो, आप दूसरे को हराना चाहते हो किसी भी तरह से. लेकिन नहीं, यहाँ पे रिचर्ड का जो नेचर था वो था कि मुझे जीतना है लेकिन
अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के साथ मैं किस तरह से औरों से अलग दिख सकता हूँ, किस तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँ. ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, फॉर विनिंग्स टू गेट अ प्राइज. तो रिचर्ड सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए और प्राइज़ जीतने के लिए जो है वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते थे. रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. और वो जीतना चाहते थे कि वाकई में अपना काम जो है सबसे बेस्ट दिखाएं, तब वो जीतना चाहते थे. फॉर द राइट रीज़न, सही रीजन्स के लिए. ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. और वो जब बेस्ट बने हैं तो उन्होंने अपना बेस्ट काम जो है वो करके भी दिखाया है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. और इस महान साइंटिस्ट बनने में ये भी एक तरीके का इंग्रेडिएंट की तरह, जिस तरह आप कोई खाना बनाते हैं तो उसमें नमक, उसमें पानी, अलग अलग वेजिटेबल्स जो सब डलती हैं, दे आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. और साइंटिस्ट बनने में उनका ये भी जो एक इंग्रेडिएंट था कि मुझे सिर्फ फर्स्ट नहीं आना, मुझे सीखना है और सबको एक नई चीज़, एक नई थ्योरी भी दिखानी है. साइंटिस्ट बनने में जो इस चीज़ ने उनकी बहुत हेल्प की. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी. फर्स्ट ग्रेड के माइंड के साथ साथ उनका माइंड तो शार्प था ही, और उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी यानी सीखने की जो इच्छा थी वो, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. और साथ में इसमें मिक्स कर दिया उनका जीतने का नेचर, सही नतीजे के लिए, सही रीजंस के लिए. इन सब चीज़ों ने उन्हें एक महान साइंटिस्ट बनाया. ई ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़. ई ब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. और कब से थी? जब से उनकी माँ ने उनको जो बुक ला के दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उस बुक ने जो है साइंस की दुनिया ही जो है इनके लिए खोल दी. एंड रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और उस बुक को पढ़ने के बाद उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, साइंस को और ज़्यादा जानने की जो उनके अंदर इच्छा थी, वो कभी नहीं मरी, वो और ज़्यादा पनपती रही. आई होप आपको ये लेसन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.